दिल्ली ऑक्सीजन संकट से जूझ रही है। मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट दिल्ली पर को है। ऑक्सीजन दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मेरे पापा बिजली बिना इलाज के मरे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दिल्ली की हालत खराब हो चुकी। अस्पतालों से ऐसी मदद की गुहार लगाती कॉल्स बढ़ती जा रही। अस्पतालों को ऐन मौके पर ही ऑक्सीजन मिल पा रही थी, जिससे कई बार अनहोनी टली। देर रात SOS संदेश के बाद GTB अस्पताल को कल रात ऑक्सीजन दे दिया गया। लेकिन ऐसे भी मौके आए जब अनहोनी घट ही गई। 24 अप्रैल को लगभग सुबह 11:30 बजे दिल्ली के रोहिणी में जयपुर गोल्डन अस्पताल से आई दर्दनाक खबर। अस्पताल में 20 लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मौत हो गई। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से 20 गंभीर कोरोना मरीजों की मौत हो गई और अब भी उनके पास मात्र 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है। 200 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में है। मेरा प्लान चल रहा है, 6 घंटे का ऑक्सीजन है। मेरे यहाँ पे इससे पेशेंट है। कल मैं मेदांता के अंदर था, मेदांता के अंदर था, बाकायदा उन्होंने कहा 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो हमें ये मंजर देखने को मिला। सर सारे ही टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा तरीका होना चाहिए। हेलो, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर बलूजा ने हमें बताया कि 23 तारीख की रात से उनके पास ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। उन्होंने लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले आईनॉक्स में फोन किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वहां जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई। जी सर, हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का प्रबंध करिए। हमको लिखित में दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली NCT गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, स्पेशल सेक्रेटरी ने, कि आपको 3.6 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हर 24 घंटे में मिलेगी। रिटर्न ऑर्डर है ये। उसको मैं खुद पर्सनली कम से कम 50 कॉलें करी, मैसेज करी, SOS किया, कोई जवाब नहीं आ रहा इनॉक्स कंपनी का। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे बहुत मदद मांगी। उनमें से 2 आदमियों ने रिस्पॉन्ड भी किया हमारे पास, कुछ सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमें भी देखना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा, कोई अवेलेबल तो है नहीं हमारे पास। जयपुर गोल्डन अस्पताल से आ रही कॉल्स यहां दिल्ली सरकार के कंट्रोल रूम पहुंची। उस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या देख रहे राघव चड्ढा ने हमें बताया कि वो कितने दबाव में थे। यहाँ 24 घंटे फोन बज रहे होते थे, लोग आसपास खड़े होते थे, एक आदमी के पास 4-4 फोन बज रहे होते थे और स्थिति जाहिर सी बात है बहुत गंभीर थी। हम लोग 24 घंटे काम करते रहे और बहुत लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे रहकर काम करते हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस वॉर रूम को संभाला, चलाया, और वो वास्तव में प्रशंसा के हकदार हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे कोई भी व्यक्ति, हम सब और मुख्यमंत्री जी, हम कई रातें नहीं सोए होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट करते रहे और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पीरियड था। दिल्ली सरकार का दावा है कि मायापुरी ऑक्सीजन डिपो से, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी आपातकालीन ऑक्सीजन सप्लाई रखी हुई थी, कुछ ऑक्सीजन जयपुर गोल्डन अस्पताल को भेजी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो अपनी टीम के साथ जयपुर गोल्डन के साथ दूसरे अस्पतालों को ऑक्सीजन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रात 11 बजे तक जयपुर गोल्डन अस्पताल में 0.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची, पर यह ऑक्सीजन काफी नहीं थी। सुबह 1 बजे तक अस्पताल में 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। वे 20 लोग जो इस उम्मीद में यहां आए थे कि उनकी जान बची रहेगी। 43 साल के कमल अपने 22 साल के भतीजे गौरव को दिलासा देते हुए खुद टूट जाते हैं। उस रात इन्होंने अपने भाई और भाभी दोनों को खो दिया। मेरे भाई साहब और भाभी दोनों की होगी, दोनों की इकट्ठी कर दीजिए ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन नहीं था जी। उस रात माँ और पिता दोनों को खो चुके गौरव से मिलने हम उनके घर पहुंचे। दर्द और जख्म दोनों ताजा थे। ठीक ही होगा पेशेंट बिल्कुल। गौरव उस रात के बारे में बता रहे थे तो उनके बगल में बैठी उनकी 19 साल की बहन भारती सुबक रही थी। तो आया हूँ तो चाचा ने बताया कि बेटा पापा भी नहीं रहे। उन्होंने हमें अच्छे दौर की ये तस्वीर दिखाई जिसमें भाई बहन अपने 56 साल के पिता चरणजीत और 52 साल की मां सोनू रानी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सर मॉम की मेरी डेथ 12 बजे के करीब हुई है। हाँ जी 23 तारीख की रात को। फिर मैं वहाँ से मम्मी की बॉडी वगैरह वहाँ सब करके आया हूँ घर पे। इसको बताया भी मैंने घर पे आके किसी को की डेथ हो गई। हम तीनों को ही पता था मॉम की डेथ हो गई। आया हूँ मैं आराम से लेटा था, सोया नहीं था, रोता रहा लेट के वहाँ पे मैं। फिर थोड़ा अब सुबह चाचा जी आए, चाचा भी आए, रो रहे थे बहुत, चाची भी रो रही थी। मैं कहा मम्मी के लिए रो रहे होंगे, उनका पता चला होगा। तो आया हूँ तो चाचा ने बताया कि बेटा पापा भी नहीं रहे। बहुत पैरों के नीचे तो ज़मीन ही निकल गई थी एक साइड से। एक बार एक नॉर्मली बोल देते कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर का एक सिलेंडर का करके रखिए आप प्लीज़। तो 50-50 हज़ार के 3 इंजेक्शन लिए। चाचा जी ने एक ऑटो पापा का गिरवी रखवाया था वो। I feel very sorry for my patient and for myself and how जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रमुख हमसे उस रात की बात याद करते हुए रो पड़ते हैं। Madam, what happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baluja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, Delhi government, that they will give me the oxygen. But it's really a bad scene and I cannot be too much on this line because I'm coordinating since 4 o'clock in the morning for this. And, it's really bad. We have retained all our night staff, called in additional people just to be ensure that we, save as many lives as we can by manual ambu also once our oxygen, pipeline gets depleted. जब ऑक्सीजन की कमी से जयपुर गोल्डन अस्पताल में लोग मर गए थे, उसी सुबह दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। 113 मरीजों की जान खतरे में थी। हालात इतने खराब थे कि अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर मधु हांडा एनडीटीवी से बात करते हुए भावुक हो गए। We hope that the supply comes in time, but we're keeping our fingers crossed. And this is a never-ending thing. It happens every day. Today is one of the worst days, and I'm really sorry, but we just have to keep going. And it's overwhelming, and it's very depressing, and it's very. I'm sorry I cannot go on because I have to go back to coordinating with my team. But I just want to highlight it's a sad state of affairs. I'm sorry. जब हम डॉक्टर हांडा से मिलने इस हफ्ते मूलचंद पहुंचे तो वो अब भी उस दिन को याद करके कांप उठती हैं। हर रोज कोई ना कोई जिन्हें आप जानते हो या फिर उनके बारे में आपने किसी से सुना हो, वो मर रहा था। It's been bad. मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। I mean, it's something like that you have 130 patients on your shoulders in your hospital and your oxygen is running out. I really felt as if, that is how a pilot would be thinking, what would I do? My fuel is running or my engine is broken. What do I do? How do I, save all these lives? How do I do that?
हम उस दिन के हालात जानने के लिए मूलचंद अस्पताल के आईसीयू में पहुंचे। उस दिन अस्पताल में 113 मरीज ऑक्सीजन पर थे, जिसमें 20 से ज्यादा मरीज आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टर सचिन अंबेकर लगातार ऑक्सीजन सप्लायर आइनॉक्स को फोन लगा रहे थे। हम ऐसी स्थिति में हैं कि सभी ये उम्मीद और दुआ कर रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए और मरीज बच जाए। सरकार और नोडल अफसरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सप्लाई और मांग में बहुत अंतर था। आखिर में दिल्ली सरकार का आपातकालीन टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई लेकर पहुंचा। It was scary when at 8 o'clock when I had that call with an NDTV, we had a half an hour supply left. And the tanker... जब 8 बजे मेरी NDTV से बात हुई तो सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। उसके बाद हमने सुना कि टैंकर आया था, लेकिन जैसा मैंने उस दिन इंटरव्यू में कहा था कि दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल था, तो टैंकर कहाँ था? वो दूसरे अस्पताल पहले गया और फिर हमारे अस्पताल आया। हमने किसी तरह काम चला लिया, लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने पड़े। हमारी केंद्रीय सप्लाई है तो उसे हटाकर सिलेंडर रखने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और सभी लोग घबराए हुए थे। आसान स्थिति नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम पे उस दिन ऊपर वाला मेहरबान था। बहुत बहुत डरावना माहौल था और मुझे याद है, अब भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति जिंदगी में कभी दोबारा आए। It gives me goosebumps. I mean, I don't want to be in such a situation ever in my life. दिल्ली में समस्या सिर्फ अस्पतालों तक ही सीमित नहीं थी। लोग सड़कों पर तड़प रहे थे। अस्पतालों की पार्किंग तक में लोगों की लाशें पड़ी थी। वो देखो पेशेंट गिरे वहां पे, वो देखो पेशेंट गिर रहे हैं वहां पे। नौबत ये थी कि 2 गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन का लंगर लगाया तो लोग सड़क पर ऑक्सीजन लेते दिखे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ना ऑक्सीजन मिली ना अस्पताल मिला। 27 अप्रैल को मुकुल व्यास अपनी 52 साल की मां किरण को लेकर सरदार पटेल कोविड सेंटर पहुंचे। कोई बेड खाली नहीं था। 3 घंटों के इंतजार के बाद मुकुल की मां ने ऑटो में ही दम तोड़ दिया। माँ है मेरी माँ, अब कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। कहाँ ले जाओ? साले गेट ही नहीं खोल रहे, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, ये करो वो करो, क्या करे? देखा है नहीं, पहले फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, क्या करे? तो देख यही बड़े बड़ा कुछ चिल्ला रहा पागलों की तरह खड़ा होके। देख लो भाई, देख लो। जिसको कोरोना नहीं है उसको नहीं पता कि कंडीशन देश में क्या चल रही है, जिस पे बीत रही है, ये सिर्फ वो ही जान सकता है और कोई उसी दिन पूर्वी दिल्ली के शहादरा इलाके में 21 साल की अनुष्का ने अपने पिता को खो दिया। अनुष्का हमें बताती हैं कि 24 की पूरी रात वो और उनका भाई अपने पिता 65 साल के अरुण कपिल को गाड़ी में लेकर अस्पताल ढूंढते रहे। किसी अस्पताल में बेड नहीं मिला। हमने 7 से 8 हॉस्पिटल देख लिए थे, कम से कम 20 हॉस्पिटल में तो फ़ोन मिला लिए थे, जिसमें से 3-4 से ही बात हुई होगी। और जिन 3-4 हॉस्पिटल से बात हुई, हम उस हॉस्पिटल में गए। जैसे कि एक सेंट स्टीफन, मैं अगर आपको स्पेसिफिक करूं तो सेंट स्टीफन से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, हम देख लेते हैं। हम वहाँ पे किसी तरह, इतना कोविड का पेशेंट कितना मुश्किल है उसको लेके जाना, ऑक्सीजन की वैसी दिक्कत, तो हम लेके गए। बट वहाँ पे सीधा उन्होंने मना कर दिया कि आपको किसने यहाँ बुलाया। तो उन्होंने सीधा कट ही कर दिया, हमको गाड़ी से बाहर नहीं उतरने दिया, इमरजेंसी वार्ड में भी। सुबह 4 बजे अरुण कपिल की गाड़ी में ही मौत हो गई। मेरे पापा थे, अब नहीं रहे वो। इस कोरोना के चक्कर में मैं और मेरा भाई आया था, हम पापा को लेके इधर उधर घूम रहे थे। जब पापा पहले जिंदा थे तब हम उनको लेके घूम रहे थे कि कहीं हमको हॉस्पिटल मिल जाए। उनकी डेथ हो गई तब हम उनको लेके घूम रहे हैं कि कहीं उनका संस्कार हो जाए। वो दौर बेहद खतरनाक था। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, अस्पताल हाउसफुल थे। और जब तड़प कर सड़क पर मर गए तो अंतिम संस्कार कराने के लिए इन शवदाह गृह में भी जगह नहीं मिली।
सब कुछ हाउसफुल था, यहाँ पर भी लोगों को 24 से 48 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा अंतिम संस्कार करने के लिए। दिल्ली में मौतें बढ़ती गईं, शमशान भर चुके थे। शमशान के बाहर शवों की कतार लगी हुई थी। एक साथ ढेरों चिताएं जल रही थी। सीमापुरी शवदाह गृह की ये तस्वीर बताती है कि दिल्ली नर्क बन चुकी थी। हम इस हफ्ते सीमापुरी शवदाह गृह पहुंचे तो ये मंजर हिला देने वाला था। 22 घंटे की एक बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। उसे दफनाते वक्त उसके पिता फूट फूट कर रो रहे थे। हाँ डाल दे बेटा, गंगा जल। समाज सेवी जितेंद्र सिंह शंटी ने पिछले 45 दिनों में 2300 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार कराया। क्या बताऊँ, बड़ा बहुत ही बुरा मंजर था और लोग तो कह रहे हैं कि इंसान मरे हैं। मैंने देखा कि इंसानियत मरते हुए देखी मैंने। एक 21 साल की बच्ची मुझे आके कहती है कि अंकल कितनी देर में संस्कार हो जाएगा। मैंने कहा बेटा 2-3 घंटे लग जाते हैं। कहती जल्दी कर दो। तो मैंने कहा बेटा आप बॉडी लाओ। कहती मैं कार में लाई हूँ बॉडी को, अपने पापा की डेड बॉडी को कार की पिछली सीट में लाई थी। मैंने पूछा कार में को लाए हो? तो कहने लगी जी रात 11 बजे से मैं पापा को लेके घूम रही हूँ अलग अलग हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं दी। और सुबह 5 बजे पापा मर गए और अब 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं सब शमशान घाट पे जा रही हूँ, कहीं जगह नहीं मिल रही है। इसे क्या कहेंगे आप, इंसानियत नहीं मर गई? हालत इतनी खराब थी कि दक्षिणी दिल्ली के सराय काले खां में एक पार्क को शमशान में तब्दील करना पड़ा और वो कम पड़ गया तो चिता जलाने के लिए और प्लेटफॉर्म बनाए गए। पूर्वी दिल्ली के ही गाजीपुर शवदाह गृह में बिलखते परिवार अपनों का अंतिम संस्कार कराने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। सुबह 4 बजे आए देखा, फिर उसके बाद फिर 6 बजे आए, फिर रात को अभी शाम को भी 9-9:30 बजे लेके आए। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कितने बजे होगा? हम अभी 3:30 बजे का टाइम दे रहे हैं। 3:30 एक साथ पूरा दिन लग गया। शवदाह गृह के कर्मचारी से सुनिए कि हालात कितने खतरनाक। हम लोग पास में संस्कार कराए, जगह कम थी तो जगह का देखते हुए हम लोगों ने पास में जो संस्कार कराए, एक साथ में 100 चिताओं की अग्नि देते थे। तो जी किसी में आग पकड़ गई तो वो जल गई। कई बार लकड़ी है आग बुझ जाती थी तो उसको हम जलाते थे। जलाते समय चिंगारी है, पतिंगा है, ये सब उड़ के हमारे कपड़ों में भी आ जाता था, कपड़े भी जल जाते थे। फिर भी हम लोग अपनी मेहनत से हटे नहीं। 28 अप्रैल को हमने ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल्ली के पीतमपुरा में रिकॉर्ड किया था। 48 साल के प्रीतम सिंह अपने साथी देवेंद्र के साथ एएन यादव के शव को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल के एएन यादव की मौत कोविड से हुई थी। उस वक्त घर पर सिर्फ एएन यादव की बुजुर्ग पत्नी थी। 4 दिन बाद उनकी भी कोविड से मौत हो गई। प्रीतम के बार बार मदद की गुहार लगाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। सब तमाशबीन बनकर देखते रहे। हमारे को ये महसूस होता है कि यहाँ पे किसी आदमी की डेथ नहीं है, इंसानियत की डेथ हुई है। हम इस हफ्ते प्रीतम के साथ एएन यादव के घर पहुंचे तो घर बंद पड़ा था, दरवाजे पर धूल लगी हुई। पर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 4 दिन बाद उन्हीं की वाइफ की डेथ होती है और उनके ना उनको ऑक्सीजन मिली और ना उनको बेड मिला और उन्हीं की भी यहाँ घर में ही तड़प के डेथ होती है। यहाँ यानी हस्बैंड यादव जी और मिसेज यादव दोनों की डेथ होगी और घर में इस टाइम पे लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे देवेंद्र बताते हैं कि जो लोग बिना ऑक्सीजन के घर पर तड़प कर मर गए, उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। इन लोगों ने अब तक इस कोरोना की लहर में ऐसे 473 शवों का अंतिम संस्कार कराया है, जो सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं। एक 14 साल का बच्चा हमारे को कॉल आई कि उनके माताजी की डेथ हो गई है। हम लोग वहाँ उनके घर बॉडी लेने गए तो वो बच्चा अकेला ही था।
तो उसके फादर ने बोला कि भाई हमने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, रिलेटिव्स को फ़ोन किया, उसको खुद को भी, उनके फादर को भी कोविड था, तो उनकी हेल्प के लिए कोई ना उनका रिश्तेदार ना कोई उनका आसी पड़ोसी आया। तो हम बच्चे के साथ शमशान घाट आ गए। तो जब वहाँ जाके देखा तो बच्चे को तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि यहाँ पैसे लगते हैं संस्कार के लिए। तो शॉकिंग था, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हैं कि यार हाँ, क्या कुछ हमारा देखना अभी बाकी है, कैसा समाज हमारे सामने आके खड़ा है कि कहने को तो रिश्तेदार बहुत सारे हैं, बट लेकिन आज एक बच्चा 14 साल का बच्चा अपनी मदर की डेड बॉडी लेके आया और फादर घर में सीरियस पड़े हैं। तो बच्चे ने कॉल किया किसी को पैसों के लिए, तो हमारे वॉलंटियर ने सुन लिया कि पैसों के लिए कॉल कर रहा है बच्चा। तो मेरे को आके बताया कि वीर जी ऐसे ऐसे, वो बच्चा पैसे भी नहीं है उसके पास। तो मैंने उनको वॉलंटियर को बोला कि बच्चे को ले आओ आप अंदर। तो हम अपने से यूनाइटेड सिक्स जो सेवा निभा रहा है कि जिसके पास क्रिमिशन के लिए भी पैसे नहीं है तो हम लोग उनकी ऐसे भी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ हुए। ठीक एक हफ्ते के बाद फिर से वही रिक्रिएट सीन होता है, उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब हमारे पैरों से ज़मीन निकल जाती है। We're fighting a war without any weapons. पूरी दिल्ली में सब जानते हैं, हॉस्पिटल में कई जगह नहीं है। दिख नहीं रहा किसी को भी यहाँ कि मतलब जो जाओ बस अब भगवान भरोसे हैं अब हम लोग। Whoever can reach with cylinders, please come. हम उनको लेके घूम रहे थे कि कहीं हमको हॉस्पिटल मिल जाए। अप्रैल के आखिरी हफ्तों में दिल्ली वालों को लगने लगे कि उनकी द्वारा चुनी हुई सरकार ने उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया है। एक के बाद एक अस्पताल अपनी ऑक्सीजन की मांग लेकर यहां दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। आखिर कोर्ट में दिल्ली और केंद्र सरकार को जवाब देने पड़े, लेकिन यहां पर भी राजनीति हावी रही। दिल्ली और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, यहां तक कि ऑक्सीजन सप्लायर ने भी तीखे हमले बोले। जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतों से कुछ घंटे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिल्ली सरकार को कहा कि पूरे मामले को सनसनीखेज न बनाएं और रोने वाले बच्चे की तरह बर्ताव ना करें। दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा के ऑक्सीजन प्लांट को हरियाणा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और आइनॉक्स के टैंकरों को यूपी और राजस्थान से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। आइनॉक्स, जो दिल्ली का मुख्य ऑक्सीजन सप्लायर था, उसने कोर्ट को बताया कि उनके पास उत्पादन क्षमता मात्र 150 मीट्रिक टन है और मांग बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने दिल्ली का कोटा घटाकर 80 मीट्रिक टन कर दिया है। I mean, people are dying and you're calling somebody a लोग मर रहे हैं और आप उन्हें अदालत में रोंदू बच्चा कह रहे हैं। As a government, center did understand. I believe that सरकार कितनी असंवेदनशील हो सकती है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग जैसी हालत थी कि उसे पता था कि क्या करना है, लेकिन अपना सर रेत में छुपा लिया था। इसकी क्या वजह थी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मेरी कयास भर है। मैं चाहता हूं कि ये सच ना हो, लेकिन सुनवाई के दौरान तो समझ में आ ही जाता है कि क्या हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एनडीटीवी पे ही दिया हुआ स्टेटमेंट था कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और 4 दिन बाद चिल्लाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन। फिर भी केंद्र सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के क्या बोला है, आपने क्यों बोला, 4 दिन के अंदर उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है तो उनके पास ऑक्सीजन स्टॉक करने की जगह नहीं, टैंकर नहीं। आप बताओ, इतना गैर जिम्मेदार सरकार अगर इसके बाद भी अपनी गलती स्वीकार न करके वो नई बखेड़े खड़े करे तो ये बड़ा दुखद है दिल्ली के लिए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनडीटीवी की खबर का संज्ञान लिया, जिसमें हम लगातार बता रहे थे कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। One of the judges in the High Court
listening in on the case on the overall COVID situation in Delhi, said, "One of my brother judges has sent me this message." This was Justice Rekha Pali who said that the situation is very serious. NDTV has also flashed about the alarming situation in Max Hospital on oxygen. The judge said, the report says there are only 6 to 7 hours of oxygen which is left. The Delhi High Court judge says the situation is very serious. 1 मई को सुबह 5 बजे से ही पश्चिमी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में मुश्किलें शुरू हुई। 220 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। एक ब्लैक सैटरडे के रूप से मैं उसको देखता हूँ। सुबह से करीब 5-6 बजे से हमारे पास 5-6 घंटे का ऑक्सीजन था उस दिन, और हमने उसी समय से ही अथॉरिटीज़ को ये बताना शुरू कर दिया था कि भाई हमारे पास 5-6 घंटे हैं, जो उसमें शॉर्टेज थी। अब हमें एक दिन लग जाता था ये कहने में, तो हमने कहा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें जिससे हमको उतनी मिल जाए जिससे हमारे पास ख़त्म ना होने पाए। 5 बजे से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक चलता रहा। 9 बजे के बाद हमने सबको बोलना शुरू किया कि सर अब हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, आधा घंटे की ऑक्सीजन है। 15-15 मिनट के गैप में हमने उनको बताना शुरू कर दिया, जो नोडल ऑफिसर्स थे, जो ऑक्सीजन सप्लाई देख रहे थे, जो SDM अटैच थे, सबको सब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हमको इन्फॉर्मेशन न भेजे। एक तरफ अस्पताल में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, तो दूसरी तरफ अस्पताल के ऑक्सीजन वाले केस की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ताज़ा जो मामला है वो दिल्ली के बत्रा अस्पताल का है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से एक डॉक्टर समेत 8 मरीजों की मौत हुई है। बत्रा अस्पताल ने आज अदालत से कहा कि 1 घंटे 20 मिनट तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि 230 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जब कोई मदद नहीं आई तो अस्पताल ने ये SOS वीडियो जारी किया। हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। 10 मिनट बाद हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचेगा। दिल्ली सरकार हमारी मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा टैंकर बहुत दूर है। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन कंट्रोल रूम में IAS अफसर विजय बिधूड़ी हर संभव कोशिश में लगे हुए थे। एक नंबर आएगा आपको, एक मैसेज जो जयपुर गोल्डन का लोकेशन आएगा, ठीक है। किसी तरह उनकी टीम ने आधे भरे हुए टैंकर को ट्रेस किया, जो बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग में लगा हुआ था। उनकी टीम ने इस टैंकर को बत्रा हॉस्पिटल की ओर डाइवर्ट किया, पर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उस समय रिफिलिंग सेंटर पर मरीजों के रिश्तेदारों की लंबी कतारें थी। ये इंतजार बत्रा हॉस्पिटल के लिए घातक साबित हुआ। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। एक ICU में एक पेशेंट जब होता है तो उसको करीब 25 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट लगती है, और एक नॉर्मल बेड में जब होता है उससे करीब 12 to 15 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन लगती है। अब अगर वो प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं आएगा, हमारे पास इसके बाद सेकेंड ऑल्टरनेटिव होता है, वी हैव बिग सिलेंडर्स, उनको हम मैनीफोल्ड से जोड़ देते हैं। पर 15 मिनट ऐसा भी हुआ जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, जिनके पास जो सिलेंडर्स मिल सकते थे बगल से मिल सकते थे, मजीदिया हॉस्पिटल से ला सकते थे, यानी कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल था जो कर सकते थे वो हमने किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो 15 मिनट्स, आधा घंटे हमारे पास ऐसा रहा जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। उस पल में दृश्य कुछ ऐसे थे। मरने वालों में से एक 50 साल के अजीत भाटिया की मौसी कमलजीत कौर भाटिया भी थीं। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन तो हमारी मौसी जी एक्सपायर कर गए, और लोगों के पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो भाग रहे थे सिलेंडर लेके, और यहाँ से गार्ड को और ऊपर दे रहे थे ताकि उनको ऑक्सीजन लग सके उनके पेशेंट्स को। बत्रा अस्पताल ने भी एक अपने को खो दिया। डॉक्टर RK हिंतानी बत्रा अस्पताल के गैस्ट्रो यूनिट के HOD थे। उस घटना के कुछ घंटों बाद अस्पताल के सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने साथी को श्रद्धांजलि दी। We have lost him
That is the most unfortunate situation. But in his memory, because he has been a frontline worker, तो हमारे लिए तो एक मोटिवेशन है और काम करने का. Look, when he was not that well, even then he was willing to work and he had a desire to fight out. So he is kind of a motivational force now. आप इसको समझिए, फौज में अगर कोई एक सिपाही फ्रंट लाइन में मरता है तो क्या बाकी सिपाही छोड़ के भाग जाते हैं? बाकी फौजी कोई छोड़ के थोड़ी भाग जाता है. They have further motivation to fight out. So we also have that. It's a kind of a war. दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी वो नर्क जैसे ही लम्हे थे. दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में जहां पर 2000 से भी ज्यादा कोविड के मरीजों का इलाज हुआ, वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी आप बीती बता रहे हैं. उसका बहुत ज़्यादा था कि मैं 3 रात तक बिल्कुल नहीं सोया. स्लीपलेस नाइट रही मेरी, और मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया इसकी वजह से, टेंशन की वजह से कि आज की ऑक्सीजन है, पता नहीं कल की होगी. तो ये सब तो हमने इस महामारी में, इस पेंडेमिक में, इस विपरीत स्थिति में हमने बहुत ज़्यादा झेला. डॉक्टर रितु सक्सेना उस समय LNJP अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को संभाल रहे हैं. When my doctor collapsed in front of me in casualty. जब मेरा डॉक्टर मेरे सामने कैजुअल्टी में टूट सा गया और उसे वहां से ड्यूटी रूम में लाया गया, तो वहां वो रो रहा था. और उस समय मैं भी भावनाओं में बहकर रोने लगी. डॉक्टरों और मरीजों को अपने सामने रोते देखना बहुत ही भावनात्मक होता है. मैं उस माहौल को बयां नहीं करना चाहती, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं और ऐसा एक बार नहीं हुआ. मेरा डॉक्टर जब CCU से छूटा तो उसने मुझे बताया कि उसका एक फेफड़ा खराब हो चुका है. उसका फोन पर रोना सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई और प्रार्थना की कि हालात सुधर जाएं. Praying to the God that this situation should be overcome and everything should become normal. अच्छा सर, मैं अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ एक आपको, है ना? दयाराम LNJP अस्पताल में नर्स है. कैसे हो? स्टाफ भी आ गया, जाओ स्टाफ भी. कैसे हो मम्मा? कैसे हो? इस तरह के मुश्किल भरे पलों से वो रोज गुजरते. मम्मा? हर बार जब वो मरीजों को उनके परिवारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन मरीजों को जो अकेले कोविड-19 ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. ये एक्चुअली में बाईपैप पे हैं, तो बाईपैप पे बात नहीं कर पाएंगे. आंखें तो खोलती हैं. हाँ, आंखें खोलती हैं. पर दयाराम की हिम्मत उस वक्त टूट गई जब अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में उन्हीं के साथ काम करने वाले 4 नर्सिंग कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, जो इन तस्वीरों में अपने परिवार के साथ बिताए गए खुशियों भरे पलों में दिखाई दे रहे हैं. मेरी मैडम अभी भी आंखें भर गई थी. राजकुमार वो शख्स था जो मुझे रुला के गया. मैं कभी भी इतना वो नहीं हुआ जितना राजकुमार के नाम पर मेरे आंखें भर गई थी. उसने रुला दिया हमको. ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे मैडम. राजकुमार वास्तव में बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का था. उसके छोटे छोटे बच्चे, आप एक बार उसकी फैमिली से मिलोगे, आप खुद रोने जैसे हो जाओगे, आप खुद रोने लग जाएंगे. मैं मेरी जिंदगी में कभी भी, मैं ऐसी घटना कहीं पे भी हो जाए ना, मेरी फैमिली में खूब हुई है. मेरे चाचा का लड़का लास्ट ईयर एक्सपायर हुए थे, मेरे आंख से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन राजकुमार को देख के मैं रोक नहीं पाया अपने आप को. दिल्ली अब उन नर्क के 9 दिनों से उबर चुकी है. इधर से ये जा रहा है ना, ये रास्ता, और वायरस की पकड़ कमजोर हो रही है. ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं है. अस्पतालों में बेड अवेलेबल हैं और ICU में भीड़ नहीं है. लेकिन आपदा के दौर ने जो जख्म दिए हैं वो हमेशा रहेंगे. और याद रखना होगा कि ऐसी आपदा फिर आए तो हम इतने बेबस ना हो.